बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आई थिंक अभी मैं देख रही थी जी, नवीं जमात के जो इम्तहानात हैं उनका आगाज़ हुआ है। तो गुड लक उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि नवीं जमात के पेपर्स दे रहे हैं। सभी लोग जम के मेहनत करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। कोविड की वजह से कुछ एहतियात भी ज़रूरी है, लेकिन जो गैप आया है उसमें आई होप कि सब ने अच्छी तैयारी की होगी। वैसे तो लोगों को पढ़ना लिखना, वो रुझान जो एक रूटीन थी काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी, लेकिन चलें जी, गुड लक, अच्छे तरीके से पेपर दें और अच्छे अच्छे रिजल्ट हासिल करें। आज के प्रोग्राम में जी हम कुछ अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। YDA के जो कुछ हब्स है, गर्मी भी महसूस की जा रही है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं मौसम बेहतर भी हो जाता है। तो मॉनसून का ये सिलसिला है, इसी तरह से हम देखते हैं कभी मौसम बेहतर होता है, कभी एकदम हब्स की शिद्दत बढ़ जाती है। कोमल की तरफ चलते हैं। कोमल, वीकेंड है, बताइएगा मौसम आज कैसा रहेगा? जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर में सूरज जो है वो आग बरसा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी रहने की वजह से मौसम जो है वो इसी तरह गर्म और खुश्क रहने वाला है। ठंडी हवाएं चल तो रही हैं, मगर ये हवाएं ठंडी नहीं है बल्कि ये गर्म है, और गर्म हवाएं जो है वो हब्स की शिद्दत में इजाफा कर रही हैं। साथ ही साथ गर्मी भी अच्छी खासी महसूस की जा रही है। शहरी जो है वो इस गर्मी से बिलबिला रहे हैं, लेकिन शहरियों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि महकमा मौसमियात की जानिब से रवां हफ्ते में बारिशों का नया स्पेल जो है वो शहर लाहौर में दाखिल होने की पेशगोई की जा रही है, जिसकी वजह से गर्मी का जोर भी टूटेगा और हब्स की शिद्दत में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आएगी। इसी तरह बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 40% और हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और आज तो लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आ रही है। ठीक है जी कोमल, थैंक यू सो मच। कोमल ने हमारे साथ जी मौसम की अपडेट शेयर की हैं। शहर की अपडेट्स में आपके साथ शेयर कर देती हूँ आज की टॉप स्टोरीज। कोरोना के बाद लगातार जारी आइसोलेशन वार्ड्स में नस बेड्स भर चुके हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज में अफगान मुहाजिरीन ठहराने का फैसला। 20,000 अफगान मुहाजिरीन क़याम पजीर होंगे। शहर में दरिंदे दनदनाने लगे। रिक्शा ड्राइवर्स की साथियों समेत खातून के साथ ज्यादती। और 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस देना लाजिम हो गया। IG का आला अफसरान के साथ सख्त अल्फाज का तबादला। चलें जी, फाइनली बहुत अच्छा इकदाम IG साहब की जानिब से उठाया गया है। तो ये आज की खबरें हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये आमिर भाई के चेहरे की मुस्कुराहट जो है, मैं चाहूँगी इसी तरह से हमेशा आमिर भाई मुस्कुराते रहे। मैं अपने नाज़रीन के साथ ये ज़रूर शेयर करूँ, आमिर भाई आई थिंक दूसरी दफ़ा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये हमारी पहली खबर भी है कि किस तरह से कोरोना के वार लगातार जो है जारी हैं। अब हम लोगों की भी मजबूरी है, हमने भी दफातर आना जाना है। आमिर भाई, आप तो बहुत एहतियात करते हैं। मैं एहतियात करता हूँ बिल्कुल, हर वक्त मास्क मेरे पास होता है, लगाता भी हूँ, लेकिन देखें हमने इसी हवा में, इसी फिजा में सांस लेना है। हाँ जी। लोगों से मिलना है, किसी जगह मैंने पैसे देने हैं, पैसे लेने हैं, हाथ पे जर्म्स आ सकते हैं। फिर वो मैं तो क्योंकि पहली वेव में भी आया था, कोरोना का शिकार हुआ था, और अब 4th वेव है, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से तो ठीक रहा। कोई जिस्मानी तौर पे तो असर नहीं हुआ इतना, लेकिन एक खौफ है। हाँ। और उस खौफ के नतीजे में 12 दिन अन्ना मैं अपने कमरे में बंद रहा। आमिर भाई, आपको अपने साथ साथ अपनी फैमिली की फिक्र होने लग बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं और मेरी बेगम और आमना, मतलब हम परेशान ही रहे इन 12 दिनों में। और मुझे आता था कि कब मैं वापस ऑफिस पहुंचूं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। कल नेगेटिव हुआ और मैंने फिर देर नहीं की और मैं वापस ऑफिस आ गया, क्योंकि अब ज़्यादा देर घर में रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक कमरे में बंद रहना। हाँ। दूसरा, आपको अपने लोगों का ख्याल होता है। मतलब मेरी मिसेज क्योंकि सर्व करती थी मुझे, तो मुझे लगता था कि शायद इसको ना हो जाए, अगर उसको हल्की सी खांसी भी आई तो मुझे खौफ आता था, रात को नींद नहीं आती थी। और ये एक ऐसी अलामत है कि आप उसको बयान नहीं कर सकते हैं। तो खुदारा मेरे पे इसलिए ज़्यादा असर नहीं हुआ ना कि शायद मैं वैक्सीनेटेड था। हाँ। अल्लाह के फजल करम के बाद वैक्सीनेशन जो है, This is the main point, आमिर भाई। उसने बचा के रखा। हाँ। और ज़्यादातर अभी आप कोरोना के वार्स की बात कर रहे थे, तो
85% वो लोग हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स में जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं। कोरोना आपको हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद भी, लेकिन वो आपको हॉस्पिटल तक नहीं लेके जाता है। मुझे शहजाद ज़ैदी साहब ने सैचुरेशन की वो भेजी मशीन भी, एक दफ़ा मैंने सिर्फ चेक किया उसको। उसके बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इसको साइड पे रख दें, इसको बिल्कुल आप करेंगे तो आप वहम में जाएंगे कितने ऑक्सीजन है कितनी नहीं है। अपने खाने पीने में एहतियात करें और अच्छी डाइट लें, अच्छी खुराक लें, और फिर उस पर जो है अल्लाह ताला का करम फजल साथ रहे तो आप बेहतर हो सकते हैं और जल्द हो सकते हैं। तो मैंने पिछली दफ़ा 21 दिनों में रिकवर किया था। अच्छा आमिर, इस दफ़ा 12 दिनों में आपको कैसे लगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? कोई सिम्टम्स महसूस हुए थे? बिल्कुल बुखार था, जिस्म अच्छा। टूट रहा था, ज़ुकाम था, खांसी थी। 4 अलामात जो हैं इसकी वो पूरी मुकम्मल थी। ठीक है। और इसमें आपने फौरी टेस्ट करा लिया? फौरी टेस्ट करा लिया मैंने। संडे का दिन था, मुझे याद है 15 अगस्त का दिन था। हाँ, 14 अगस्त पे हमारे साथ आपने शो हाँ किया। शो किया। बिल्कुल। और 15 अगस्त को मुझे जब ये सिम्टम्स आए तो मैंने ऑफिस उसी वक्त जो है मैसेज किया, और ऑफिस की मेहरबानी कि उन्होंने उसी वक्त मुझे भेजा चुगताई लैब पे कि जाएं अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट कराया, शाम को रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। और उसके बाद अल्लाह मियाँ थे और ऑफिस था और घर था, इन तीनों में जो थे तालमेल से मैं बेहतर से बेहतर होता चला गया। अल्लाह पाक का इसी तरह से सभी पे करम रहे। आमीन। लेकिन आज की जो खबर हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरे पास जो अपडेट 10 बजे की आई हैं जी, हमारे पास पॉजिटिविटी रेशो 10.4 तक पहुंच चुकी है। शहर लाहौर में 16 अफराद जाम बहक हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, वैक्सीनेशन कराइए। 744 जो हैं वो केसेस ऐड हुए हैं। एक ही दिन में 24 घंटों में 744 नए मरीज आए हैं। 16 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। और हम शहर में देखें तो पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 10.4 तक पहुंच चुकी है। आमिर भाई, लोग नहीं एहतियात करें ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये जो आप रेशो हम बताते हैं ना, चले ये वो रेशो है जो मैं आपको बताऊं कि अब जो लेबॉर्ट्री से आता है, हाँ, जो टेस्ट कराने जाता है उसका आता है, जो टेस्ट नहीं कराने जाता है। यहाँ लोगों को बुखार भी हुआ, उनको कोरोना हुआ, उन्होंने आगे फैला भी लिया, लेकिन उनको एहसास तक नहीं है कि उनको कोरोना हुआ था। वो कहते हैं जी मौसमी बुखार है, मौसमी ज़ुकाम है, मौसमी खांसी है, टेस्ट कराने ही नहीं जाते हैं। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत जो है टेस्ट के हवाले से देनी चाहिए। अभी तो बहुत सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको करें फ़ोन तो वो आ जाते हैं टेस्ट करने के लिए। बट इससे भी ज़्यादा मुझे ये है कि अब आपको वैक्सीनेशन के लिए बाकायदा मुहिम चलानी चाहिए। ख़ासकर सोसाइटीज़ जो हैं हमारी, जो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, उनके अंदर वैक्सीनेशन पॉइंट्स बनाने चाहिए। ये जो आप एक्सपो में लगाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी रश हो जाता है, बाकी जगहों पे भी है, लेकिन अब आप कैंप्स लगाएं। संडे के संडे आप मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जाएं, कैंप्स लगाएं। मैं बहुत सारे, कल मैं नमाज़ पढ़ने गया था, जुमे की नमाज़, तो एक हमारे वहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो वो कह रहे थे कि मुझे कौन लेके जाएगा और कौन मुझे वैक्सीनेशन कराएगा। 2 दफ़ा का जाना है। अगर यही कैंप हमारी फैसिलिटी अब आपको डोर स्टेप पे देनी है, आपको उस कॉलोनी में दे देना। हाँ। ताकि आप बता दें कि संडे को अनाउंस कर दें हम लोग। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, ये जो अब इंतहाई इकदाम उठाया जा रहा है, क्योंकि लोग वैक्सीनेशन उस तरह से नहीं करा रहे जी। बगैर वैक्सीनेशन पेट्रोल नहीं मिलेगा। स्मार्ट लॉकडाउन 15 सितंबर तक तौसी की गई है। तो आमिर भाई का पॉइंट बहुत अच्छा है, वैलिड पॉइंट है कि आप ये इंतहाई इकदाम उठाने से पहले लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा करें, उनको उनके डोर स्टेप पे ये सहूलत दें, उसके बाद आपको इस तरफ बिल्कुल ऐसे ही है। लोग डरते हैं वैक्सीनेशन कराने से, आप घर घर नहीं जा सकते हैं, और आपने वो मुहिम चला के भी देख ली, वो नाकाम मुहिम थी। इसके अलावा अगर आप सोसाइटीज़ के अंदर उनके सदर सदूर सेक्रेटरीज को आप यूसी की सतह पर कैंप लगा सकते हैं, कैंप लगा दें तो लोग आसानी जो है वो जा सकते हैं और पहुंच के वो अपनी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। दूसरा, आप पेट्रोल बंद करें, आप पेंशन बंद करें लोगों की, बिल्कुल, तब वैक्सीनेशन होगी। मैं बुजुर्ग जितने भी हैं, ये सारे इनमें से ज़्यादातर पेंशनर्स होते हैं, इनकी पेंशन बंद करें कि जी पेंशन उस वक्त मिलेगी जब आप वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा ख़तरा भी बुज़ुर्गों का है ना, जो हम लोग जो हैं हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और हम लोग उसको रिकवर भी कर जाते हैं, गो कि हम भी बुज़ुर्गी की एज में हैं, लेकिन जो हमसे भी बुज़ुर्ग हैं, जो हमसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। और वो इसलिए नहीं जाते कि उनके घर वालों के पास टाइम नहीं है, उनके इर्द गिर्द के रहने वाले जो है वो उनके पास वक्त नहीं है कि वो उनको लेकर जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। तो आप सोसाइटीज़ की सतह पर या यूसी की सतह पर, आपको बहुत अच्छा आइडिया है कि यूसी की सतह पर आप एक वैक्सीनेशन सेंटर बना दें
या उसको हफ्ते में अनाउंस कर दे कि इस हफ्ते हम यहाँ पे आएंगे और आपको वैक्सीनेशन करेंगे, चाहे पाक वैक हो, साइनावैक हो, जो भी आपके पास हमारे अवेलेबल पास है। सिफारती टीकों के मराकज़ भी आमिर भाई हर जगह पे मौजूद हैं, हर इलाके में। अच्छा आइडिया है, वो भी है। फिर और बहुत सारे आपके जगह हैं जहाँ पर आप ये इंतज़ाम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप जितना लोगों को जल्दी वैक्सीनेटेड कर देंगे उतना बेहतर है। किसी रेस्टोरेंट वाले को, तंदूर वाले को, छोटे ढाबे वाले को इजाज़त ही ना दे कि वो खोले, उसको कोई दुकान उस वक्त खुलेगी जब आपके पास सर्टिफिकेट मैंने एक दो लोगों से बात की तो लोगों का क्या कहना था कि जी अच्छा आप यहाँ पर कौन सा मुश्किल है, पेट्रोल कैसे बंद कर सकते हैं, आप ज्यादा पैसे दें और जो मर्जी करा लें, लोग तो यहाँ पर सर्टिफिकेट, ये पॉइंट वैलिड 2000 रुपए में सर्टिफिकेट है, ये पॉइंट वैलिड, लोग ये भी करते हैं। हाँ, लोगों को पता नहीं क्या खौफ है वैक्सीनेशन का, कुछ इतना डराया गया है। और यहाँ पे तो एक रूमर चला दें आप कि ये जो वैक्सीनेशन, जैसे आप पोलियो की मुहिम है, सर ना पाऊं है ना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको कर पोलियो पे भी अभी भी जो लोग स्ट्रिक्ट है ना कि उन्होंने नहीं करा, वो ऐसे ही है, उनका दिमाग जो है उसकी 12 बजे पड़े हैं और वो बच्चों को पोलियो हो रहा है। और यहाँ से पोलियो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। पाकिस्तान दुनिया के 2-3 ममालिक में शामिल है जहाँ पे पोलियो मौजूद है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो यहाँ से इसलिए ख़त्म नहीं हुआ कि लोग वैक्सीनेशन कराना ही नहीं चाहते हैं। अभी आप लोगों को फोर्सफुली करना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा, पेट्रोल से पहले आपको ढाबों पे जाना चाहिए। आपको पता है आप कि सारे मजदूर, मिस्त्री, कारीगर जितने लोग हैं ये ढाबों पे खाना खाते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं। घरों में भी यही लोग जाते हैं, घरों में काम करने वालियाँ हैं। आप क्यों नहीं करते हैं कि जो जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराई है उसको ढाबा खोलने ही ना दें, उसको भाई दिखा अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। सही कह रहे हैं आप। अब मैं अपनी सोसाइटी की बात करता हूँ, मरगजार में मेरे सदर और सेक्रेटरी को चाहिए दुकानें बंद करा दे। बिल्कुल ऐसे ही, आप वैक्सीनेशन कराएं, आपकी दुकान खोलने को आपकी इजाजत है। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अच्छा सबको। दूसरा आमिर भाई, मुझे ये लगता है कि हम जिस तरह पहली वेव में, सेकंड में एसओपीज को फॉलो कराने में अपना किरदार अदा कर रहे थे, अब वो भी नहीं किया जा रहा है। ये भी आपको बाय फोर्स कहीं ना कहीं जरूर करना है। देखिए, कमिश्नर साहब ने बहुत एफर्ट की और लाखों नहीं आमिर भाई, करोड़ों की तादाद में चले जाएं, मार्केटों में चले जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ, कमिश्नर साहब ने बहुत एफर्ट की। मैंने जो बात करना चाह रहा था, उन्होंने मास्क तकसीम किया। आई एग्री, बट आप मास्क एक 24 आवर के बाद आपका मास्क जो है, या 8 इसको इस तरह समझ लें, मास्क बेकार हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। जब तक से आप अपने आप से मोटिवेटेड नहीं होंगे ना कि आप हिफाजत करना चाहते हैं अपने की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, अपने बच्चों की, अपने अहल-ए-आल की, उस वक्त तक आप इससे बच नहीं सकते हैं। और अगर आप वैक्सीनेटेड होएं, आपके घर वाले भी वैक्सीनेशन पे आ जाएं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा है। मैं तो अपने घर में समझाते हमने वैक्सीनेशन करा ली सबने, लेकिन समझाते वक्त लगा। अब मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया जो है, सारे लोग जो हैं ये वैक्सीनेशन करें। अल्लाह ताला इस आफत को इस दुनिया से उठाएं, चाहे वो किसी मज़हब, किसी फ़िरके से तल्लक रखने वाले लोग हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, उनको अल्लाह ताला इस आफत से बचाएं। ये बहुत बुरी बीमारी है, इसमें जिस्म से सारी ताकत आपकी ख़त्म हो जाती है और आप फील करते हो कि आपके अंदर जो है कमज़ोरी आ गई है। ये फील जो है ये आपको, और इस सब के बावजूद वो जो अकेले रहने की अजियत है और आप साइकोलॉजिकली आपको बना एक अजीब सी टेंशन, एक दफ़ा तो कब्र याद आ जाती है। अन्ना, मैं सच्ची बात बताऊँ आपको घर में मौजूद ये मैं कब्र में भी अकेला हूँगा, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला इसको याद भी करें। शायद अल्लाह ताला मुझे याद दिलाने के लिए ये बार ये कोरोना जो दूसरी दफ़ा हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे रिकवर किया। आप लोग भी रिकवर हो सकते हैं, आप लोग भी बच सकते हैं। लेकिन आमिर भाई, जैसे कि अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वैक्सीनेशन होगी तो आप अपनी ज़िंदगी को और आप बीमारी की शिद्दत से महफूज रह सकते हैं। तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे। सरकारी यूनिवर्सिटियों में अफगान महाजिरीन ठहराने का फैसला किया गया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं जी, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पस पर्दा क्या मुहर्रिकात हैं, इस पर भी आएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर तो आई डोंट नो ये फैसला सही है या नहीं है, आमिर भाई से मैं उनकी राय ले लेती हूँ जी। शहर की 3 यूनिवर्सिटियों को पनाहगज़ीन कैंप बनाने का फैसला किया गया है। अब किया क्या जा रहा है, यूनिवर्सिटी काला शाह काको कैंपस में 50 से ज़ायद एहलकार भी तैनात कर दिए हैं। अफगान महाजिरीन को यूनिवर्सिटी में ठहराने पर असातिज़ा और तलबा का एहतजाज, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम एहतजाज करेंगे। सही फैसला आमिर भाई? आप अपने दिल से पूछो पहले। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि क्यों स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। एक बात, दूसरी बात ये है कि मैंने कल इस पर ट्वीट भी किया था, हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रो तालिबान है। ये बात मान जाए कि हम पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि तालिबान का साथ दें,
यूरोपीय दुनिया से कह रहे हैं कि तालिबान का साथ दे। ये जो वहाँ से आएंगे लोग, ये तालिबान दुश्मन लोग हैं। बिल्कुल, ये तालिबान की हुकूमत को चाहते नहीं हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वो लोग हैं जो प्रो तालिबान नहीं हैं, उनको हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ठहरा रहे हैं। और इसका हमें पहले भी अंदाज़ा है कि जो यहाँ पे अफ़गान महाजरीन हैं, उनके नादरा से शनाख्ती कार्ड बन गए, उनके पासपोर्ट पाकिस्तानी बन गए। मुझे मेरे भाई बता रहे थे कि यूके में ज़्यादातर जराइम पेशा अफराद का तल्लुक़ अफ़गानिस्तान से होता है, लेकिन उनके पास पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का होता है। अच्छा। और यही हालत अब यहाँ पे आ गई। मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं, और उन्हीं हॉस्टल्स से में आप अफ़गान महाजरीन को ठहरा रहे हैं, उन अफ़गान महाजरीन को जो कि तालिबान से बच कर आए हैं। आप इस बात को जिस मर्जी एंगल से लें, लेकिन ये ख़तरनाक काम है। खतरनाक है। आप उनको रखना चाहते हैं तो ऐसी बस्तियों में रखें, दूर दराज के इलाकों में रखें जहाँ से निकलना मुश्किल हो। और हद तो ये है कि मतलब आपकी तालीमी सरगर्मियां भी इससे मुतासिर हो सकती हैं। आपके यहाँ पे 50-100 रुपए देके किसी गेट से बाहर निकलना कौन सा बड़ा काम है? बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे ये बताएं। और आप 50 पुलिस वाले कह रहे हैं जी हम तैनात करेंगे, तो कौन सा निकलना मुश्किल होएगा? कौन सा यहाँ पे नादरा का कोई इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है कि उस पर जाकर आप जो लोग हैं स्क्वायर होंगे? बने नहीं है यहाँ पे शनाख्ती कार्ड। मरे हुए लोगों के शनाख्ती कार्ड नादरा के ऑफिस से बन गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पैसे दें, आप जहाँ मर्जी जो मर्जी करा लें। आपके यहाँ पे आप अफ़गान महाजरीन को ठहराना चाहते हैं। मैं समझता हूँ मैं तलबा और उस्ताज़ा के साथ हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना आप जहाँ ठहराना चाहते हैं ठहराएं इनको, दूर इनकी बस्तियाँ बनाएं, देहाती इलाकों में बनाएं, वहाँ पर ये रहें, उनके लिए सहूलतें रखें, और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता बनाएं, ताकि जब ये इनके मुल्क में अमन हो इनके मुताबिक, जब अफ़गान तालिबान वहाँ से चले जाएं तो ये वापस जाएंगे। अब आप सोच लें ये कितने अरसे के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये सब लोग। और क्यों पाकिस्तान ये बोझ उठाना चाह रहा है? क्यों पाकिस्तान एंटी तालिबान लोगों को पनाह देना चाह रहा है? इंसानी हमदर्दी अपनी जगह पे रही, लेकिन ये भी तो कोई बात नहीं है कि आप इंसानी हमदर्दी के चक्कर में अपने लोगों को मरवा। बिल्कुल आपने सही कहा। अपने लोगों में पहले अपने लोगों का ख्याल रखना है, फिर आपको कोई इंसानी हमदर्दी का अगर आप कुछ मुजाहरा करना भी चाहते हैं। आप जहाज में ना सफर करो ना, तो कहते हैं जब ऑक्सीजन मास्क है ना, तो सबसे पहले आप खुद लगाएं। हाँ बिल्कुल। फिर आप अपने बच्चों को लगाएं, अपने दूसरे इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें, पहले खुद लगाएं। ये ऑक्सीजन मास्क हमें खुद अपनी हिफाजत खुद करनी है। बिल्कुल। तो आप मेरे बच्चों के इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये इनको ठहरा रहे हैं अफगानियों को, ना इनका कोई रिकॉर्ड होएगा किसी के पास। असातिज़ा, बच्चे बच्चियाँ सब परेशान रहेंगे। मैं बिल्कुल इनके असातिज़ा के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ। हमें इन अफ़गान महाजरीन को कम अज़ कम दर्सगाहों में नहीं ठहराना चाहिए। दूर दराज बस्तियाँ बात करें और उनको बनाएं, जो गवर्नमेंट बना रही थी 50 लाख घर के 1 करोड़ घर जो बना रही थी, वहाँ पे जाकर ठहरा दें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाकर। बिल्कुल, आप इस तरह से अपनी दर्सगाहों को जो है वो, ये तो बिल्कुल आप सेफ ही नहीं लेंगी ना जगह। वो जैसा कि आमिर भाई ने कहा, यहाँ कौन सा मुश्किल है, आप 100-50 रुपये दे के अंदर बाय जहाँ मर्जी आ जा सकते हैं। खैर ब्रेक है, और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे शहर की सूरत हाल की, जिसमें हम बारहा जिक्र कर रहे हैं कि हालात इस कदर बिगड़ते चले जा रहे हैं। शहर में दरिंदे जो हैं वो दनाने लगे हैं। 2-3 न्यूज़ हैं इससे रिलेटेड, हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर यह है जी, रिक्शा ड्राइवर की साथियों समेत खातून से ज्यादती, शहर में दरिंदे दनाने लगे हैं। इंतहाई अफसोस होता है ये खबरें शेयर करते हुए। आई डोंट नो कि ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं इसलिए होते हैं कि जो मुलव्विस हैं उनको पकड़ा जाए, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, अंजाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन आमिर भाई, जिस तरह हम ये वाक़यात रिपोर्ट करना शुरू करते हैं, इस पर बात करना शुरू करते हैं, एक आपको पूरी लंबी लाइन नजर आना शुरू हो जाती है। यही वाकयात होने, मतलब लोगों में डर खौफ ही नहीं है ना। 1400 साल पहले दिया गया था, बताया गया था कि इसका हल क्या है। इसका हल था सरेआम सजाएं। बिल्कुल, इसका हल था। जनरल ज़ियाउल हक ने शुरू में आके, मुझे याद है कि पप्पू एक लड़का था, तो पप्पू के कातिल थे 3 लोग। उन्होंने इसी तरह से बदकारी के बाद उसको कत्ल किया था। तो इन तीनों को सरेआम फांसी दी गई थी, और उसके बाद काफ़ी अरसे तक खौफ रहा था। जब तक आप माशरे में सज़ा का खौफ नहीं शामिल करेंगे, लेवल की सजाएं होनी चाहिए। अच्छा, फिर लोग सही दुआ करते हैं ना, अल्लाह करे तालिबान आ जाए। देखें फिर यही जराइम पेशा लोग जो हैं ये नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। जुर्म जो है होता इसलिए है जब आपको बेखौफी होती है, जब आपको अल्लाह का खौफ नहीं होता है, आपको कानून का खौफ नहीं होता है,
आपको माशरे का खौफ नहीं होती, तो ला कानूनियत और इस तरह के वाक़यात जो हैं बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल। हुआ ये है कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस तो क्या गवर्नेंस भी नहीं है, बिल्कुल। और पुलिस जो है सिर्फ बयानात की हद तक है। अब वो कह रही है रक्षा पुलिस वाले का बयान, ये मैं अभी पढ़ ही रहा था कि ख़वातीन को रक्षा में सवार ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़, और हर ख़वातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो भाई। बिल्कुल। आप सिर्फ रक्षा सवार की क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे बसों में तो घरों के अंदर ख़वातीन जो है महफूज नहीं है, घर की दहलीज पे कोई अपने महफूज नहीं है। तो आप इस तरह इसको कैसे कर सकते हैं? खुदारा सख्त सजाएं दें और सरेआम सजाएं दें। आप यूरोपीय ममालिक का और बाकी मुल्कों की ना सुने। अच्छा, जहां पर आप सजाओं की बात कर रहे हैं, अभी तक ये सिलसिला चल रहा है जी। आपके पास फुटेज मौजूद है, क्लोज फुटेज भी आ गई। लारी अड्डा के करीब खातून से दस्तदराजी करने वाला मुलजिम जो है पुलिस की जानिब खाका बना लिया, उसका खाका बनाया गया, उसका खाका बना लिया गया है, और अल्लाह करे ये गिरफ्तार हो। लेकिन गिरफ्तार होके होगा क्या? ये बहुत मुश्किल में रहा। आप जो सजाएं तजवीज़ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो सजा तजवीज़ कर रही है वो गैर इस्लामी है। मैं पहले कह रहा हूँ, ये जो कहते हैं कि नामर्द कर दिया जाएगा और ये सज़ा दी जाएगी, तो ये गैर इस्लामी। इस्लाम ने जो सज़ा रखी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। सरेआम फांसी दे, वो सरेआम दुरे लगाने की, और फिर उसके बाद रजम यानी उसको संसार करने की है। अगर वो शादीशुदा है तो करें, 4, 5, 7 लोगों को संसार करेंगे तो ये माशरा सीधा हो जाएगा। ये माशरा इसीलिए ख़राब होता चला जा रहा है, और लोग इसीलिए कह रहे हैं कि अल्लाह करे तालिबान की हुकूमत आ जाए। मैंने लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, और मैंने कल 2 अशखास को अपनी गली में इस बात पर मुबारकबाद देते हुए सुना है। उन्होंने कहा मुबारक हो बहुत बहुत कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई। अल्लाह करे ये पाकिस्तान में भी आ जाए, तब ये लाकानूनियत ख़त्म होगी। बिल्कुल ऐसे ही। जब ये पुलिस और ये सरकार सीधी होगी। इसका इंतज़ार किया जा रहा है। अगर इस वक्त भी किसी को मिसाल बनाकर सामने नहीं लेकर आया जाएगा। अच्छा, पुलिस का किरदार बहुत अहम है। मेरे सामने भी खबर थी जी, हमने कहा कि जी फौरी तौर पर आईजी साहब कहते हैं नोटिस लेने ना, अगली खबर भी हम साथ ही शामिल कर लेते हैं जी। आईजी साहब कहते हैं कि जी फौरी तौर पर 15 की कॉल का आपका आवे का आवा बिगड़ा पड़ा है। हमने कहा 36 कॉल्स की हैं, 36 कॉल गिन के 15 पर की हैं। आप कहते हैं 15 का रिस्पॉन्ड टाइम ही बहुत जबरदस्त है, तो आप एक दूसरे पे खुद पर्दे डालने लग जाते हैं। 15 की ना मेरी अपनी एक तजर्बा है। मैं जा रहा था, मैं निकला हूँ कज़ावी स्टेडियम से, तो फिरोजपुर रोड पे 2 बच्चे जो है मोटरसाइकिल पे असला लहराते हुए जा रहे थे। अच्छा। पिस्टल, और किसी का पीछा कर रहे थे। मैंने 15 पे कॉल की, 1 की, 2 की, 3 की, चौथी कॉल पे उन्होंने उठा लिया 15 वाले। मैंने कहा जी कॉल की जरूरत क्यों महसूस हुई? कैमरास नहीं लगे? फिर पता नहीं क्या लगे हैं नहीं लगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भाई ये जा रहा हूँ, सामने मेरे मोटरसाइकिल है, उसका ये नंबर है और उस पर 2 बच्चे हैं और वो किसी का पीछा कर रहे हैं, उनके हाथ में असला है। कहते जिथे जानते ने जान दो। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये रवैया, ये आपका रवैया था। उसने कहा जिथे जानते ने भाई जान दो, तुसी ना पीछे जाना। अच्छा, तो ये एक जिम्मेदार शहरी अगर एक चीज पॉइंट आउट कर रहा है तो पुलिस का आगे से ये रवैया, पुलिस का आगे से ये रवैया। उसके बाद आईजी साहब जो मर्जी बयान देते रहे, आप जिसको मर्जी सस्पेंड करें। आपने जो टिकटॉकर वाला इशू था उस पर पुलिस अफसरान के साथ नजायज़ की, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। आपने उनको मौका नहीं दिया सफाई का। ये कहीं कोई तरीकाकार नहीं था कि आपने लोगों को सिर्फ मोबाइल्स के ऊपर धर लिया वहाँ से, कि उसका मोबाइल वहाँ से मिल रहा था। अच्छा, तो बहुत सारे बेकसूर लोग जो हैं 70 साल के बुजुर्ग को भी पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसका क्या किया जाए इस पुलिस का, जिसको सिर्फ लाठी से हाँकना आता है और ये इसको अब काम करना नहीं आता। अच्छा जी, हमारे अपने लोग क्योंकि 14 अगस्त की रात 13 अगस्त की रात ये होता है कि जी हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स में नारे पाकिस्तान होते हैं, तो आपने रात से देखा 12 बजे के बाद से जो लोग वहां पर एंटर हुए उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी। हाँ, ये हम पकड़ लीजिए इतने 134। अब मुझे बताओ वो जो बच्ची है जिसका नाम वो टिकटॉकर वाली है आयशा, मुझे ये बताओ सिर्फ ना कि वो कितने लोगों को रिकग्नाइज कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसको उसमें बेगुनाह भी होंगे। और अल्लाह ताला रहम करे, वो जो सिचुएशन थी उस पे तो किसी को मुश्किल से ही आप पहचान सकते हैं। कुछ याद ही नहीं रहते हैं चेहरे याद नहीं रहते हैं। और फिर आप 400 लोगों पे आपने वो पर्चा दर्ज कर दिया, फिर आपने कार्रवाई डालने के लिए 176 के करीब लोग गिरफ्तार कर लिए। पता नहीं कितने लोग गिरफ्तार हैं, उनके मुलाजे होने हैं। और भाई आप किस तरफ चले गए? सिर्फ जो वीडियो रिकग्निशन में आपके पास लोग आए जो आप नज़र आए कि वो खातून के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको ट्रेस आउट करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं और उनकी उसमें आपने बेचारे शरीफ लोगों को भी तंग करना शुरू कर दिया। खैर मुझे बताओ 70 साल बुजुर्ग आदमी की मोहल्ले में कोई इज्जत रही होगी? आईजी साहब के अहकामात की तरफ मैंने आना है, इसका फॉलो अप किस तरह से वो लेंगे। लेकिन एक और खबर है जी, गैंग गिरफ्तार किया गया है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी और हम जिन्स परस्ती पर मुलविस ये जो गैंग है इसको गिरफ्तार किया गया है। आमिर भाई ये चीज़ें जो है ना, इस पे हम सिर्फ तब भी कुछ करते हैं इंतहाई अफसोस के साथ जब कोई ऐसी खबरें आती हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं, कोई ऐसा फॉलोअप नहीं कि आप इस पर जो है प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें। आपको कसूर वाली बच्ची याद है? बिल्कुल। उस वक्त हमें पता चला था कि ये ब्लैक वेब है एक, और उसमें डार्क वेब उसको कहते हैं, और वहाँ पे इसी तरह की फ़िल्में जो हैं वो बाकायदा फ़रोख्त की जाती हैं। उसके बाद मुझे बताएं उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन किया? हम डिजिटलाइजेशन की तरफ कितना गए, हमने कितनी जगह पर चेक लगाए? हमारे तो ये सूरत हाल है कि FBR की वेबसाइट जो है वो हैक हो जाती है। हमारे यहाँ ये सूरत हाल है कि पुलिस को बेचारों को एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता है, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। क्या हमने इसके लिए कोई शोबा बनाया? FIA में एक शोबा ज़रूर कायम है, लेकिन वो पता नहीं कितना काम करता है, क्योंकि मुझे रोज़ बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कभी 2 लाख रुपया निकल आता है, कभी जीतो पाकिस्तान से। यकीन माने सेम मेरे पास से मैसेजेस पड़े हैं और मैं प्लान कर रही हूँ कि हमने इस पे शो करना है। यकीन माने मेरे पास सेम मैसेजेस पड़े हैं। लेकिन क्या करेंगे? मुझे बताइए FIA साइबर क्राइम इस पर क्या करता है? भाई नंबर भी आ जाता है। सादा अफराद इसमें इसकी वजह से जो है वो परेशान है, लुटते चले जा रहे हैं। जब हमारा ऑफिस था उधर गौसुल आजम रोड, जेल रोड की तरफ, तो वहाँ पर एक शख्स मानने को तैयार, वो आ गया दफ्तर हमारे, उसको हम ले भी आए, उसके बावजूद वो कह रहा था मुझे पैसे मिल रहे हैं। और मैं अपने एक जर्नलिस्ट को जानता हूँ जो करोला गाड़ी लेने के लिए कराची जाने को तैयार हो गया था इस मैसेजेस पे। और मुझे इरफान मलिक बता रहे थे कि ये जितने ओड हैं, ये जो झोंपड़ियों में रहते हैं, इन्होंने ये नेटवर्क बनाए हुए हैं और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। मुझे बताया जहाँ पुलिस की कारकर्दगी इस तरह की होगी, जहाँ FIA की कारकर्दगी इस तरह की होगी, वहाँ पर ये पोर्न वेबसाइट्स बनाकर उनको बैरून मुल्क फरोख्त करना और बेचना और उससे पैसे कमाना, क्या हमें पता नहीं है कि किसको कहाँ से कैसे पैसे आते हैं? सही कह रहे हैं आप अगर आप पैसे मंगवा के देखें बाहर से तो आपको 36 इंक्वायरी आएंगी। इन लोगों के पास पैसे कैसे आ जाते हैं डॉलर्स में? बिल्कुल सही कहा। इनको पेमेंट्स कौन लोग करते हैं? ये वेबसाइट से पैसे कैसे ले लेते हैं? तो ये सारा सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार करना पड़ेगा, आपको FIA को एक्टिव करना पड़ेगा, तब लोग ये बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैसेजेस और जीतो पाकिस्तान के मैसेजेस से बच सकेंगे। अदरवाइज सादा लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ये बड़ी बात है कि आपकी CD70 निकल आई, 2 तोले सोना निकल आया, 2 लाख रुपए निकल आया। अभी आपको सुबह सुबह जो है ये मैसेजेस मिल जाते हैं। आपका नंबर हमने कुरानदासी में डाला था और आपको निकला है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आज IG साहब ने कहा है कि सख्त अल्फाज का उन्होंने तबादला भी किया आला अफसरान के साथ, और उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देना लाजमी होगा। इसका फॉलोअप किस तरह से लिया जाएगा? एंड डू यू थिंक आमिर भाई कि ये कोई 15 दिन बाद भी यही अहकामात, इनका असर इस तरह से रहेगा? असर इस तरह से होता नहीं है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बिल्कुल सही। ये अल्फाज से बनती होती तो शायद इलामा साहब ये फरमा देते कि अल्फाज से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। भाई ये खाकी वर्दी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आप अमल करके दिखाएं, जो आपकी वर्दी है उसकी लाज रखें, लोगों में कॉन्फिडेंस होए कि मैं पुलिस वाले को कहूँगा तो काम हो जाएगा और ये नजायज़ फरोशी ख़त्म हो जाएगी। मुझे बताएं कहाँ से पुलिस भत्ता नहीं लेती है? पुलिस का अपना एक जो इम्पैक्ट होता है ना आमिर भाई, खत्म हो चुका है। IG को नहीं पता के साथ। अच्छा चले, IG को नहीं पता कि थाने बिकते हैं। हाँ। SHO लगने के लिए पैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल। क्या IG इनाम गनी को नहीं पता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पता है उनको, लेकिन क्योंकि अखबार में खबर बनवानी है और हम लोगों ने बयानात जारी करने हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये अब लतीफ़ों में शुमार हो गए हैं। और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजाज़त कौन मांग रहा है आपसे? भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कभी किसी ने इजाज़त मांगी थी? जिसने जो करना होता है वो कर गुजरता है। जो जराइम पेशा अफराद को दंदनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सब अब लताइफ में शामिल हो गए, ये जुमले जितने भी हैं। और इनाम गनी साहब, ये अब पुरानी बातें हो गई कि आप अखबार में एक खबर दे दें, आप TV पे एक बयान दे दें, अमल करके दिखाएं, लोगों में कॉन्फिडेंस लाएं। आई एम सॉरी, अभी जो हमारे ओवरऑल शहर के हालात है ना, चोरी डकैती राहजनी, फिर ये हर रोज ज्यादती के वाकयात, ना तो लोगों का पुलिस पे आमिर भाई ट्रस्ट है, नहीं रहा ना। नहीं, पुलिस का काम है हिफाजत आपकी, ये सिर्फ नारों तक रह गई हैं चीजें। लोग इतना गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। और शहर लाहौर के ये हालात मैंने बचपन से कभी नहीं सुने थे आमिर भाई।
इतनी बेयकीनी, इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल, और इस तरह से लोग अपने आप को गैर महफूज महसूस करें। अब मुझे याद है हमारे बचपन में कभी ये कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था कि कोई इस तरह के दरवाज़ा बंद है। हम जिस इलाके में रहते थे, हम तो अंदरून शहर में रहते थे, दरवाजे खुले थे सबके, ऐसे ही है बिल्कुल मर्जी का आप चले जाएं कि शाम के टाइम बड़े सारे गेट पे बैठ रहे हैं और इकट्ठे होकर सारे बैठ। इवन मैं मॉडल टाउन में जानता था, मॉडल टाउन क्योंकि पोश इलाका था, हम अंदरून शहर के रहने वाले थे, वहाँ पे कई घर थे जिन्होंने कभी गेट बंद ही नहीं किया था। बिल्कुल ऐसे ही। और आज बेचारे वो वायर लगा रहे हैं, बॉब वायर्स और कैमरेज लगाते हैं, क्योंकि उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जो पुलिस का काम देना था ना। अगर नहीं है तो इनाम गनी साहब, आप अपनी कारकर्दगी को देखें। आप 5वें IG हैं मेरा इस दौरे हुकूमत के, और अभी 5वें छठे पता नहीं कितने में हैं। आप जितने दिन भी हैं, अल्लाह का वास्ता है, ये बयानबाजी से निकलें, बाहर निकलें, अपने वो जो बख्तरबंद आपने दफ्तर बनाया हुआ है उससे बाहर निकलें, बिल्कुल सही। लोगों से मिलें, उनसे पूछें कि उनको पुलिस पर इत्मीनान है या नहीं करें एक दफ़ा लोगों से बाहर निकल के पूछ के कि शहर किस टाइम हालात क्या हैं, किस तरह से लोग एक्चुअली परेशान हैं और अपने आप को गैर महफूज में। ये कोत वाले शहर हैं, इनको तो निकलना चाहिए, इनको लोगों से मिलना चाहिए। ये तो खुद छुप के बेचारे फिर रहे होते हैं। मैंने देखा इनके पास आगे पीछे स्क्वाड होती है, और जिस बख्तरबंद दफ्तर में है आप उसके आगे से नहीं गुजर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा जी। आयशा बार बार मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, तो फाइनली जी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और हर रोज़ ही ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के हवाले से कोई ना कोई खबर हमारे पास आ जाती है। कल हमने कहा था जी इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उसके लिए तखमीना लगा लिया गया। उससे पहले हमने बताया आपको किस तरह से डबल डेकर बसें जो हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब मेट्रो बसेस में भी 15 बसें ऐड की जा रही हैं। ऑलरेडी जो बसें हैं उनके क्या हालात हैं आमिर भाई, उनको ठीक नहीं किया जा रहा है, ये 15 बसें ऐड की जा रही हैं। चलिए जी, खुशाइंद है, लेकिन अगर इनका भी यही हाल करना है तो फिर क्यों ऐड कर रहे हैं? मेरा ख्याल है मेट्रो में बसों से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अफसरान बदले जाएं। ये आपने सही निशान इसमें जो कारपरदास लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको तब्दील ड्राइवर्स का एहतजाज तो खत्म नहीं हुआ अभी तक, उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। उनकी पॉलिसीज़ की वजह से आपको पता है 5 दिन बंद रही मेट्रो। आप बसें शामिल कर देंगे, आप पुरानी बसों को ओवरऑल कर लेंगे, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये सिर्फ ये बताएं, जब तक आप इन अफसरान को जिनकी जहन में ये है कि ये हम लोगों पे एहसान कर रहे हैं, ये उनका हक नहीं है जो उनको दिया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना, तो उस वक्त तक आपके हालात ठीक नहीं हो सकते। बड़ी खुशाइंद बात है 15 बसें शामिल की, लेकिन अगर आप 15 अच्छे लोग भी शामिल कर दें इस अदारे के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और ये एक कामयाब सर्विस है। लोग खड़े होकर सफ़र करते हैं लेकिन खुश हैं इस सर्विस से। मेरे दफ्तर के बहुत सारे लोग जो हैं ना इसको सफ़र में इसके जरिए आते जाते हैं, बिल्कुल, तो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं जिन लोगों ने शादरा से यहाँ तक आने उनके लिए बहुत फायदा है, अफाद आता है। बिल्कुल, वो कह रहा है कि जी मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैं इतने रुपए में आमिर भाई यहाँ से यहाँ पे आ जाता हूँ, और वहाँ से मैं, ये रिजवान हमारा किचन बॉय आता है और वो अपना एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम शेयर भी करता रहता है, बताता है कि ये इश्यूज हैं, तो इसको प्लीज बहुत सारे इश्यूज ये हैं कि वहाँ पे वो कहते हैं कार्ड मशीन खराब है। हाँ जी, ऐसे वो कह रहे हैं जी वो लोग गुजर रहे हैं और नुकसान हो रहा है, किसी को परवाह। तो मैं ये कहता हूँ कि ये 15 बसों की बजाय 15 अफसर जो है ना वो नए शामिल किए अगर इन नई 15 बसों के साथ भी वही हालात होने हैं जो पहले बसों के साथ हो रहे हैं, तो फिर आप 1500 बसें भी शामिल कर लेंगे तो खा पी जाएंगे। जिस तरह से पंजाब ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन खाई गई, उसमें भी क्या बसें शामिल नहीं की जाती थी? आपको याद होगा कि आपको पता नहीं याद है कि नहीं, वॉल्वो बसें हुआ करती थी और वो चला करती थी इस लाहौर शहर के अंदर, सारी खाई पी गई। अच्छा। पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक हुआ करती थी, और ये जहाँ पे अब 1122 का है वहाँ पे उनका LOS में बहुत बड़ा वो डिपो हुआ करता था। तो सारी बसें उसके इंजन तक लोग बेच के खा गए। इसी तरह से मेट्रो का भी ये हाल होना है। अच्छे लोगों को लाएं, ईमानदार लोगों को लाएं, और मैं तो अब इस हक में हूँ जो भी सरकारी अफसर हुए कुरान पे हलफ दिया करें, ताकि मार पड़े तो कुरान की तो पड़े। अल्लाह रहम करे। आमिर भाई मैं आपको बताऊं, अब ये मुसलमान वो नहीं है बिल्कुल जिनको आप उनकी बात पे आप इस पे भी हलफ लें इनसे कुरान के ऊपर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है, उमर विरक ने लिए थे पुलिस वालों से हलफ, तो शायद वो बड़ा अच्छा किया था उसने। बिल्कुल जाएं इनको ले जाएं दाता साहब, और इनको ले जाएं मसाजिद में, कुरान पे हलफ उठाएं कि आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, आप लोगों की फलाह के लिए काम करेंगे। ये जितने अफसरान हैं, चाहे मेट्रो में है, कॉरपोरेशन में है, LDA में है, जहाँ पे भी हैं, आए आपने सरकारी मुलाजमत करनी है तो उसका हलफनामा दें। ये लोग जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से लेकर चलना है, यही अगर निज़ाम को बेहतर तरीके से करने लग जाए तो फिर जो चीज़ें आप फायदे के लिए ला रहे हैं, एक्चुअली फिर उसका फ़ायदा तभी आवाम तक पहुँचेगा। आवाम तक पहुँचेगा, जो है जो ये फ्रस्ट्रेशन की खबरें आपने अभी सुनाई मुझे,
ये भी कम होगी। अगर फ्रस्ट्रेशन कम होगी तो ऐसे मैंने खबरें वाइंड अप करनी थी, आमिर भाई ने कह दिया मैंने फ्रस्ट्रेशन की खबरें रखनी है, मैं क्या करूं। मैं कल कोशिश करूंगी कि आगाज प्रोग्राम का किसी अच्छी खबर से कर ले, लेकिन कोविड भी तो जान छोड़ दे। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, एहतियात जरूर करें। ब्रेक के बाद आते हैं। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सबसे पहले शामिल करने वाले हैं अपने सेगमेंट्स। तो मेरे पास हैं कुछ मोबाइल के रेट अगर आप प्लान कर रहे हैं, और आज हमारे पास तमाम मोबाइल हैं इन्फिनिक्स के। तो कौन कौन सा मोबाइल, कौन कौन सा मॉडल किस कीमत पर अवेलेबल है मार्केट में, आपके साथ शेयर करते हैं जी। इन्फिनिक्स हॉट 10 मोबाइल है और इसकी कीमत क्या है जी, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 20,149 रुपये। इन्फिनिक्स नोट 4 मोबाइल है जी 18,700 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इन्फिनिक्स नोट 8 मोबाइल है और इसकी कीमत जी कंपैरेटिवली दोनों मोबाइल से ज्यादा है, 29,999। और फिर इन्फिनिक्स का ही S4 मोबाइल है और इसकी कीमत क्या है, 22,999 रुपये। मोबाइल की कीमतें क्या हैं ये तो आपने जान ली, सब्जियों की कीमतें भी हम आपके साथ शेयर करते हैं और वो हम करेंगे आज के भाव में। हमारे रिपोर्टर मायदा इस वक्त बाहर मौजूद हैं। तो मार्केट में सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? यूजुअली हम देखते हैं कि वीकेंड पर सैटरडे संडे सब्जियों की कीमतों में खुद ब खुद इजाफा कर दिया जाता है। तो आज के रेट मायदा से जानेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल अना, इस टाइम मैं टाउनशिप की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। सब्जियाँ जो हैं वो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की पहुँच से जो है वो काफ़ी दूर हो चुकी हैं। उनके लिए ये सब्जियां खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि इनके रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं कुछ सब्जियों के रेट आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर अगर जो लीमू है वो देखे जाए तो वो भी 70 से 80 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसके साथ आलू की बात की जाए, आलू जो हर सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल होता है, हर सब्ज़ी में वो यूज़ किया जाता है। पहले जो है वो 20 से 30 रुपये उसकी कीमतें थी, लेकिन अब जो है उसकी कीमतें भी जो है वो बढ़ गई हैं। 60 से 70 रुपये तक वो भी जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भिंडियों की और शिमला मिर्च की तो ये भी जो है वो 150 रुपये तक सेल हो रहे हैं। उसके बाद जो है टमाटर, उनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये सब्ज़ी में इस्तेमाल होने वाली वो अहम चीज़ें, अहम मसाले हैं जो हर सब्ज़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं। टमाटरों के रेट में भी जो है वो अच्छा खासा इजाफा देखने में आया है। ये भी जो है वो 90 से 100 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें लहसुन और अदरक की, ये भी हांडी के लिए एक जो है वो ज़रूरी मसाला उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। 250 रुपये तक इनकी कीमतें भी जो हैं वो बढ़ गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बंद गोभी की तो बंद गोभी की कीमतों में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। 215 रुपये तक जो है ये फ़रोख्त की जा रही हैं। और शिमला और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी जो है 60 से 70 रुपये तक यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। तो गरीब आदमी जो है वो उसके लिए जो ये सब्जियां खरीदना और अपने घर का चूल्हा जलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि लोअर क्लास के जो लोग हैं उनकी आमदनी के ज़राए जो है वो बहुत कम है और सब्जियों के रेट जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। तो उनके लिए जो है बहुत मुश्किल है कि वो दो वक्त की रोटी जो अपने घर में पका सके। उनकी हुकूमत से अपील है खुदारा जो है वो इन कीमतों को कम किया जाए ताकि उनके लिए भी। जी तो यही रिक्वेस्ट मायदा हम भी हर रोज़ करते हैं कि जी लोग बार बार, ये लोगों का मैसेज आप पहुंचाती हैं, हम भी मैसेज पहुंचा देते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी जो आपकी डेट लिस्ट है जिसको हम एक कागज़ का टुकड़ा कहते हैं जिस पर तमाम रेट लिख तो दिए जाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता, उस पर अमल करा लें। थैंक यू सो मच मायदा, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। मेरे पास हैं जी मीट रेट और ज़ेनिथ शॉप के रेट हैं। अगर आप जाएंगे यहाँ पर बीफ पर केजी अवेलेबल है 600 रुपये किलो में, 600 रुपीज़ पर केजी आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद आज बीफ मेंस आपको मिलेगा 706 रुपये किलो में और मटन पर केजी अब मैं आपको बताती चलूँ जी, अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो 1435 रुपये किलो में अवेलेबल है और मटन मेंस आपको मिलेगा 1575 रुपये किलो में। चिकन के रेट क्या हैं? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल है 158 रुपये किलो में, 158। इसका बना हुआ गोश्त 229 रुपये किलो में अवेलेबल है।
और इसके बाद आ जाएंगी एग ग्रेड्स क्या हैं। सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक 160 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जो लोग होलसेल से खरीदारी करना चाह रहे हैं वो 2 रुपये बचा सकते हैं। 158 रुपीज़ 158 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप गोरमे पे जाएंगे 159 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। जी तो वीकेंड है, वैसे तो मार्केट्स बंद होती हैं लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। ब्रांड्स कौन कौन से हैं जहां ऑफ लगी है? ब्रीजे पे अगर आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास है जे डॉट, अप टू 50% ऑफ। खादी पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद नेक्स्ट ब्रांड है जी बोनेंजा, अगर आप यहां जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। किताब की नाज़रीन अहमियत क्या है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ऑल्दो रुझान कम हो गया है लेकिन किताब से मोहब्बत करने वाले, अदब से लगाव रखने वाले आज भी किताब की अहमियत से इनकार नहीं करते हैं। वो लोग जो कि अक्सर कहते हैं जी हम बोर होते हैं तो हम किताब का इंतखाब करते हैं, अकेले में बैठ के किताब पढ़ना उनका मशगला है। उसके अलावा जो लोग नहीं भी पढ़ते उनसे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि किताब आपकी बेहतरीन दोस्त है, बहुत कुछ आपको सिखाती भी है, आपका टाइम भी अच्छा सा स्पेंड कराती है। शहर लाहौर में स्पेसिफिकली अनारकली और नीला गुंबद के दरमियान पुरानी किताबों का एक ज़बरदस्त सा बाज़ार मौजूद है जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग किताबें यकीन माने मिलेंगी कि आप ख़ुद परेशान हो जाते हैं। और उन किताबों में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें भी होती हैं, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इस बाज़ार में जाकर ख़रीदारी भी कर सकते हैं। तो एक स्पेशल रिपोर्ट है, आपको इस बाज़ार का विज़िट भी कराते हैं और इसमें कैसी किताबें मौजूद हैं ये भी दिखाते हैं। जितना मर्जी आप कह दीजिए इंटरनेट का दौर है, लोग आगे जा रहे हैं, किताब की अहमियत से किसी भी दौर में इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि किताब बहुत कुछ सिखाती भी है और आपकी बेहतरीन दोस्त भी होती है। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स हैं हमारे पास, आपको दिखाते हैं। और अब टाइम है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारा वेट करना है। वापस आ रहे हैं हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस टॉपिक पे हम प्रोग्राम के सिलसिले में डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोगों ने कल सब ने देखा कि डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया गया था। NLE इम्तिहान के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा था। अब एहतजाज क्यों किया गया, इसका मकसद क्या था, डॉक्टर्स के असल में मुतालिबात क्या हैं, क्यों चाह रहे हैं कि ये इम्तिहान जो है वो ना हो, पसे पर्दा मुहरकात क्या हैं। और कल का जो एक ओवरऑल हमने बरकत मार्केट के बाहर एहतजाज देखा, वो एहतजाज कोई रंग भी लेकर आया या नहीं। पुलिस से हाथापाई भी हुई, शेलिंग भी हुई और हमने देखा जी नाखुशगवार वाक़यात भी वहाँ पर रूनुमा हुए। एहतजाज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मसीहाओं की जानिब से बारहा एहतजाज जो है वो वतीरा बन चुका है और इससे एक इम्पैक्ट भी सोसाइटी में जो जाता है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आया इनके क्या मुतालिबात थे, इनसे कोई मुज़ाकरात करने के लिए पहुंचा या नहीं पहुंचा, एहतजाज कहां तक पहुंचा है और अगर इनके ये मुतालिबात नहीं माने जाते तो आगे इनकी एहतजाजी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ करवाना चाहूँगी। डॉक्टर इमरान ने हमें ज्वाइन किया है जो कि सदर YDA सर्विसेज हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले कल वाले एहतजाज के मनाजिर हमने देखे, अपने नाजरीन को दिखाए भी।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मनाजिर जो आप भी देख रही हैं, देख के अफसोस ही होता है। आपके डॉक्टर्स, आपके मसीहा, आप ऑब्वियसली अच्छी खासी मेहनत करके आप इस मकाम पे पहुंचते हैं, तो जब सोसाइटी में ये वाली एक तस्वीर जाती है तो ऑब्वियसली आपको भी दुख होता है, हम लोगों को भी दुख होता है, अफसोस भी होता है। लेकिन जिस वजह से ये एहतजाज किया गया NLE इम्तिहान के ख़िलाफ़, क्यों एहतजाज किया, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको इस इम्तिहान से? सबसे पहले तो मैं स्पेसिफिकली कल के वाक़े के बारे में बात करना चाहूँगा। जो NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो PMDC को डिमोलिश किया गया और PMC का कानून PTI गवर्नमेंट लेके आई नौशेरवां बरकी साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, तो वो जो एहतजाज, ये ऑनगोइंग प्रोटेस्ट थे कि लास्ट फ्यू मंथ से हमारे चल रहे थे। अरशद तकी साहब जो PMC के प्रेसिडेंट थे, उनसे हमारे डायलॉग हो रहे थे, वो नेगोशिएशन चल रही थी। ऑल ऑफ द सडन इन्होंने उनसे नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेने का फ़ैसला किया जो फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। कुछ प्राइवेट ग्रेजुएट्स होते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से यहाँ पाकिस्तान से ग्रेजुएट होते हैं, कुछ फ़ॉरेन से पढ़ के आते हैं, रशियन स्टेट्स और चाइना से पढ़ के आते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें किंग एडवर्ड है, सर्विसेज है, बाकी जिना है, और देयर आर अदर्स हॉस्पिटल्स एज वेल। तो वो वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं। अगर आपने FSC पास की, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया, उसके बाद 5 इयर्स अपने ही यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर प्रोफ्स लिए, एग्जामिनेशंस लिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 इयर्स इससे कबल की प्रैक्टिस थी? नो, देयर वाज नथिंग लाइक दिस। तो इस प्रैक्टिस को लेके आने का कोई ना कोई मकसद तो होगा, जवाब बताया जा रहा है कि क्यों ये इम्तिहान लिया जा रहा है? जी, ये जहाँ पे हमें जो एक जवाब या रीज़न दिया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर MLE है या प्लैब है इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर, वन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो सब पे इक्वली अप्लाई किया जाता है जिस तरह इंडिया के अंदर है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में डिफरेंस ये है कि ये ना तीतर है ना बटेर है, क्योंकि उसके बाद वो अगर आपने USMLE लिया जाता है या दूसरे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन का कोई एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपने ये लेना ही लेना है तो आपको FCPS जो है, फेलोशिप है CPSP की, या फिर MD-MS के प्रोग्राम्स हैं जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी चला रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज चला रही है, उनको डिमोलिश कर दें। आप हमसे लें, हमारे लोकल ग्रेजुएट से लें, आप उनसे NLE एग्ज़ाम ले लें, उसके बाद उनको आप डायरेक्ट इंडक्शन दें सर्जरी के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, ताकि वो अपनी ईजिली, पाकिस्तान में डॉक्टर बनना पहले इंतहाई मुश्किल है। प्राइवेट माफिया लाखों की फीसें ले रहा है। जो गरीब का बच्चा बेचारा पढ़ के रेडी बान है, या कोई दुकानदार का बच्चा पढ़ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप पे आ जाता है, आप उसके लिए तलीम के रास्ते इतने टफ कर रहे हैं कि वो कहीं पे जाके आप 5-6 ईयर्स की एक स्ट्रगल है, लंबी स्ट्रगल है, और पूरी ज़िंदगी की एक स्ट्रगल होती है। डॉक्टर बनना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। जब वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आप उनके आगे एक और हर्डल लेके आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहिए, 7 से 8,000 पंजाब में डॉक्टर अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। वो अपनी हाउस जॉब करके अपनी परमानेंट RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लेके अपने घरों में बैठे हैं। PM साहब कहते थे हम आपको करोड़ों नौकरियां देंगे। जो आपके देखें, सबसे पहले इंजीनियर और डॉक्टर्स क्रीम ऑफ द नेशन होते हैं। इफ यू विल गो टू द इंग्लैंड और अमेरिका, दे आर द A+ सिटीजन्स, दे ग्रांट यू स्कॉलरशिप, दे गिव यू मोर अलाउंसेस, बट हियर इन पाकिस्तान वी हैव गिवन 180 सेक्रीफाइसेस। 180 जाने गई हैं कोरोना में। पाकिस्तान है 3rd नंबर पे रैंक करा ऑल ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द हेल्थ प्रोफेशनल्स, क्योंकि हमने जाने दी। बाकी आपको पाकिस्तान का हाल देखें, आप बाहर चले बाजारों में कोई SOPs नहीं है, कोई मास्क नहीं पहन रहा। आप इमरजेंसी में देखें, वहीं कोरोना के मरीज हैं, वहीं हार्ट के पेशेंट हैं, वहीं एस्थमा के पेशेंट हैं, वहीं डायबिटिक के पेशेंट हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। अब ये तो था आपका मुतालिबा, उस पर अब कल के एहतजाज की जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं, डू यू थिंक कि ये एहतजाज इस तरह से होना चाहिए था? आपका ये रवैया बिल्कुल ठीक था? नहीं, मैं आपको पहले ये वाज़ह कर देना चाहूँ, कल का एहतजाज यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से नहीं था। वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे। बीइंग अ स्पेशलिस्ट, आई एम एन एनेस्थेटिस्ट, आई डू माय ड्यूटी इन कोविड ICU। सो वहाँ पे जो एहतजाज किया जा रहा था, पूरा में एहतजाज था स्टूडेंट्स की तरफ से, जो मेडिकल के स्टूडेंट, जो 1st ईयर है, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, फाइनल ईयर, या फिर वो हाउस ऑफिसर जो भी हाउस जॉब कर रहे हैं, दे वर 2 जूनियर्स। वहाँ पे जब वो डॉक्टर्स नहीं शामिल थे उस एहतजाज जहाँ पे, वहाँ डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं थे शामिल। वहाँ पे यंग डॉक्टर्स इस एहतजाज का हिस्सा थे? डेफिनेट नहीं, वही जम्प्ड इन। मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमें 7 बजे वहाँ बच्चे पहुंचे, उन्होंने अपना परमानेंट पीसफुल प्रोटेस्ट, जो कि किसी भी सिटीजन का एक राइट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिक्टेटरशिप का राइट तो है, लेकिन जो एहतजाज का तरीक़ाकार था जिस पर हमने देखा पुलिस के साथ
कंपेल हुई, मार कुटाई भी हुई, आप शेलिंग भी करना पड़ी, तो फिर एक महज़िब मुआशरे में डॉक्टर्स की जानिब से ये चीज़ें भी थोड़ी सी ऑड लगती हैं। जी, आपके कंसर्न जो आपने फुटेजेस देखी वो आप तशवीशनाक है, लेकिन आपको उसके पीछे रीज़न जानना चाहेंगे ये क्यों हुआ। जब मैं 9 o'clock अपने ऑपरेशन थिएटर में बिजी था सर्जरी में, जब हमें वो वीडियो फुटेजेस मसूल हुई जहाँ पे छोटी बच्चियों पे जो फर्स्ट ईयर की जो FSC करके फर्स्ट ईयर में, तो इसकी कितनी एज होगी, शी विल बी इन 18 और 19, नॉट मोर देन दैट। तो उन पे जब आप लाठी चार्ज करोगे, फीमेल पुलिस वहां पे मौजूद थी, ये कहा जा रहा था कि अंदर एंटर होने की कोशिश की जा रही है। नो, दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज इट्स देयर लाइव्स ऑन द स्टेक, देयर फ्यूचर्स आर ऑन द स्टेक। आपको इंग्लैंड में प्रोटेस्ट नहीं होते, आप में येलो जैकेट अमेरिका में नहीं हुआ। इस प्रोटेस्ट से पहले आपने अपने मुतालिबात पहुंचाए कंसर्न पर्सन तक? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि हमारी मल्टीपल मीटिंग्स PMC के अंदर हुई, अरशद तकी जो प्रेसिडेंट है उनसे हुई, देखें, और जो लायर है अली रजा साहब जो लायर वाइस प्रेसिडेंट है, डॉक्टरों के वाइस प्रेसिडेंट लायर को लगाया गया, ये तो इनकी काबिलियत है गवर्नमेंट की, तो ये भी शबखून मारा गया, वो तो अलग डिबेट है। तो वहाँ पे जब उन पे शेलिंग की गई, जब उन पे लाठी चार्ज किया गया, बीइंग अ कस्टोडियन, बीइंग अ वाइडियन, YDA इज द कस्टोडियन ऑफ द राइट्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, वी हैव टू जंप इन। हम एमरजेंसी पे, जो लाहौर के चैप्टर के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो एमरजेंसी में रेस्क्यू के लिए पहुंचे, वहाँ SP दोस्त खोसा साहब मौजूद थे, ही नोज अस वेरी वेल। वहाँ पे DSP जो मॉडल टाउन थे मुजफ्फर साहब मौजूद थे, वहाँ हमाद साहब जो SHO वहाँ पे मौजूद थे। हमने मीडिएट कराने की कोशिश की, हमने बच्चों को काम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन अलमिया ये था कि इन्होंने हम पे भी डंडे बरसा दिए। आप देखें, हमने एक लंबी स्ट्रगल है हमारी हेल्थ सिस्टम के अंदर। जब रहीम यार खान या राजनपुर में या पेशावर में या कोयटा में, कश्मीर में, गिलगित में बैठा डॉक्टर देख रहा है कि आपके जो फेस है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, जब उसको डंडे पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि आप इंस्टिगेट कर रहे हो, आप कम्युनिटी को हमारा एक कम्युनिटी है पूरा ऑल ओवर द पाकिस्तान। उसके बाद आपने देखे सडन रिएक्शन हुआ पूरे पाकिस्तान से। सिंध में आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है पूरे सिंध में। आपसे रब्ता करने की कोशिश की है, बुलवाया है मुज़ाकरात के लिए या नहीं? नहीं, उस वक्त मैडम यास्मीन राशिद ने नोटिस आज किया। तक की अपडेट में आज तक की अपडेट यही है कि उन्होंने उनकी जो हटदर्मी है रवायती वो बरकरार है। दिस इज सम काइंड ऑफ अ डिक्टेटरशिप। उनकी तो रवायती हटदर्मी बरकरार है। आप लोगों ने भी ये कह दिया कि यंग डॉक्टर्स अस्पतालों में एहतजाज करेंगे अगर बातचीत ना सुनी गई, तो अब आपका आगे का लाहेअमल एहतजाज? सबसे पहले जो आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट आपने ये कहा कि अवाम परेशान। आप मुझे देखें, जब से कोरोना की वबा आई है पाकिस्तान में, एक OPD बंद हो, एक एमरजेंसी बंद हो, एक रोड साइड प्रोटेस्ट हमारा हुआ, हमने ऑलमोस्ट 2 years हो गया हमने प्रोटेस्ट नहीं किए। अब तो आपने कह दिया ना एहतजाज करेंगे। नहीं, हम नहीं देखें बाबा, हम बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल हमने ओथ लिया है जी कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है बिलाशुबा। लेकिन अभी आपने कहा डॉक्टर्स की हटदर्मी, सॉरी, जो आपके जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, यास्मीन राशिद साहिबा जो भी करता धरता है इसके, वो आपसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब आपकी आगे की हिकमत अमली क्या होगी, किस तरह से फिर अपने? डेफिनेटली जो भी हमारी GC है, जो CEC है पाकिस्तान की और पंजाब की, जो फैसला लेगी, वो हमारे मीटिंग्स चल रही हैं, वर्चुअल मीटिंग लास्ट नाइट भी है जिसमें ऑल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और जो YDA के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने हिस्सा लिया। आज PMA की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस म्यूचुअल है, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जो कंसल्टेंट्स और प्रोफेसर्स की एसोसिएशन है, PMA, YDA और स्टूडेंट यूनियंस एक पेज पे हैं। ये एक बहुत बड़ा सानिया बनेगा। आप देखें, हम कोरोना की, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी हमारे जो अथॉरिटीज सुन रहे हैं, अगर धक्कम पेल होगी, आई एम सॉरी, आप लोग तो खुद डॉक्टर्स हैं, आपको तो पता है कि किस तरह कोविड SOPs को फॉलो करना है, मिसाल बन के लोगों को करवाना है। अगर ये सब चीज़ें होती रही, गैदरिंग्स होती रही, धक्कम पेल होती रही, तो नुकसान तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं है ना। डेफिनेटली आपकी ये जो रीजंस हैं, जो आपकी खदशात हैं, वो हम इस चीज़ को मानते हैं। इस पे आप मुझे ये नहीं समझ आ रही, आप इसके पीछे क्यों नहीं जा रहे, आप क्यों नहीं सुन रहे? मैं सुन रही हूँ, ये कोई माशाल्लाह कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, बिल्कुल, ये तो डॉक्टर्स हैं, ये तो आपके बच्चे हैं। मुतालिबात भी सुनने चाहिए। हम तो हौसला शिकनी कर रहे हैं इन चीज़ों की कि ये वाकयात नहीं होने चाहिए। ये यहाँ तक पहुंचे क्यों, मुझे ये पता नहीं है। ये गवर्नमेंट इनको एंगेज क्यों नहीं कर रही? क्या NLE इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है? क्या आप चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल्स में कोविड ICUs में काम करें, कोविड के पेशेंट देखें, कि आपके साथ सड़कों पे आके आपके साथ एक फाइट की एक सिचुएशन में हम पड़ जाएं, जिससे आपको इनको पता है? क्या इनको नहीं पता कि अस्पताल बंद होंगे? क्या इनको ये नहीं पता है
कि इंतशार फैलेगा, क्या इनको ये नहीं पता है कि आपने कहा क्या इनको नहीं पता अस्पताल बंद होंगे, तो यानी आपको ऐसा प्लान रखते हैं? डेफिनेटली दिस इज द लास्ट पॉइंट, बट हमने 2 ईयर से ये नहीं किया। हम जा सकते हैं, हमारी जो प्रोटेस्ट होते हैं ग्रेजुअल होते हैं, पहले हमारी टॉक्स होती हैं, अगर डेडलॉक होता है हम कोर्ट्स जाते हैं, डेडलॉक होता है फिर हम ओपीडी स्ट्राइक की तरफ जाते हैं। ओपीडी वो होते हैं जो कि पेशेंट स्टेबल होते हैं। इमरजेंसी तो हमने तारीख में कभी बंद की नहीं, जो इमरजेंसी कोविड आईसीयू हमने बंद किए नहीं, मेडिकल सर्जिकल आईसीयू हमने बंद किए ही नहीं, कभी हमारी तारीख में नहीं है ऐसा। लेकिन हमारे पास टूल क्या है, देखें मैडम, हमारे पास टूल कुछ नहीं है प्रोटेस्ट कराने का, हम सर्विसेज विदड्रॉ कर सकते हैं ना। दिस इज द रीजन वी विल नॉट गो टू द रोड्स, वी विल विदड्रॉ आवर सर्विसेज, सिंपली। तो हमें, मेरे ख्याल में अरबाब इख्तियार को, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि व्हाई एनएल इज सो इम्पोर्टेंट। सर्विसेज विदड्रॉ रखेंगे, फिलहाल तो वहां से कोई ऐसा पॉइंट नजर नहीं आ रहा कि नरमी का मुजाहरा किया जाए। अगर आप लोग भी अपने इसी पॉइंट पे स्टक रहते हैं तो फिर मामला कैसे चलेगा? यही अलमिया है हमारी गवर्नमेंट का, यही अलमिया है हमारी सोसाइटी का, जहां पूरी दुनिया के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर अपने मसीहाओं को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनको बोनसेस दिए जा रहे हैं, उनको एज अ नेशनल हीरो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे हमें एज अ टेररिस्ट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हम पे शब खून मारा जा रहा है। हम अपने इन बच्चों का, अगर देखें, बीइंग मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने एनएलई नहीं देना, ठीक है, लेकिन बीइंग अगर आपके देखें, अगर आपके किसी जर्नलिस्ट के साथ कोई ज्यादती हो रही है, एक आपके जो कैमरा मैन है, जो रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड पे, उनके साथ ज्यादती हो रही है, डेफिनेटली जो मीडिया ओनर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन पे ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि उनके राइट्स को रिजर्व करें, किसी हद तक भी जाएं। इसीलिए इमरान खान साहब के हम फॉलोअर्स थे, उनके लिए हमने सोशल एक्टिविज्म किया। वो कहते थे कि सोशल एक्टिविज्म, स्टूडेंट एक्टिविज्म, फेमिनिस्ट एक्टिविज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी। तो इमरान खान साहब, हम वही कर रहे हैं जो आपने हमें सिखाया था, हम आपके अशआर पे ही चल रहे हैं। लेकिन हम अफसोस से कहना पड़ा है कि आप अपनी कई हुई बातें बोल रहे हैं। तक आपका मुतालबा पहुंच चुका है डॉक्टर यास्मीन? जी मैडम देखिए, ऑन बोर्ड है, शी इज़ हेल्थ मिनिस्टर, शी इज़ प्रोविजनल हेल्थ मिनिस्टर, शी इज़ डूइंग हर बेस्ट एफर्ट्स। हम उनको अप्रिशिएट, वो मीडिएट भी करती हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर भी हमसे मीडिएट करता है। लेकिन ये आपकी प्रोविजनल लेवल का इशू नहीं है, ये ऊपर बैठे, मैं जो इमरान खान साहब के जद्दी पुश्ती कज़न है नौशेरवां बरकी साहब, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो अमेरिका में सर्व करते रहे पूरे कोरोना की वबा में। मुझे एक बताएं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके उनको कोरोना में ज़रूरत थी मुल्क को उनकी, नौशेरवां बरकी साहब की, वो लगाने आते हैं तो केपीके में खून बहता तो डॉक्टर का केपीके पेशावर की सड़कों पे। आई होप कि आपके क्या मुतालिबात हैं वो पहुंच भी चुके होंगे हमारे प्लेटफॉर्म से। इससे कबल भी आप लोगों ने भी एहतजाज किया, मकसद यही था कि आपके मुतालिबात। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम अपने मेहमानों से आपको मिलवाने वाले हैं। वो कहा जाता है जी, शौक़ का कोई मोल नहीं होता, हर कोई अपने अपने शौक़ के मुताबिक कुछ करना चाहता है। जी हमारे साथ आज 2 ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि डिफरेंट फील्ड में ऑलमोस्ट बनना सवरना टाइप ये काम है जी। ख़वातीन का शौक़ भी होता है और उसमें अगर आप अपने शौक़ को आगे लेके चलते हैं तो बहुत ही कामयाबी से आप जो हैं अपना नाम भी बना लेते हैं। ऐसे ही हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों की तरफ आती हूँ और फिर आपको बताएंगे कि हमारे मेहमान किस तरह से अपने शौक़ को आगे लेके चल रहे हैं, बिज़नेस के तौर पर भी लेके चल रहे हैं और उनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है, सराहा भी जा रहा है। हमारे साथ हमारी जो पहली मेहमान मौजूद हैं, आयशा साईं मौजूद हैं और माशाल्लाह से अपना ब्रांड भी ये चला रही हैं मेकअप का, और पोइट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन पहचानी ये जाती हैं कुछ अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से। मेकअप का इन्हें बहुत ज़बरदस्त जो है ये शौक़ भी रखती हैं। बहुत सारा मेकअप भी इनके पास मौजूद है, खुद मेकअप करने का इन्हें बहुत शौक़ है और बहुत मुनफरिद अंदाज में बहुत ज़बरदस्त ये मेकअप भी करती हैं। उनके साथ जी हमारे साथ नादिया नबील मौजूद हैं, जिनसे हमने आपकी पहले भी मुलाकात कराई है। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ये हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं जो कि ख़ासी मुनफरिद होती है, बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं और आजकल बहुत ट्रेंड में भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नादिया आप कैसी हैं? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं जी आयशा से। मैंने कहा शौक़ का कोई मोल नहीं होता, कब शौक़ हुआ मेकअप की तरफ आने का और कैसे ख्याल आया और फिर आज आप जहाँ पर हैं अपना ब्रांड भी बना लिया, खुद मेकअप भी जो है वो आप करने का शौक़ रखती हैं, तो किस तरह से ये शौक़ पैदा हुआ? अना असल में वैसे तो बचपन से ही शौक था, आपको पता है जब शुरू से किसी चीज़ का शौक होता है, हाँ। कलेक्ट करने का या करने का, वो तो बचपन से ही था। हाँ।
बट अभी तकरीबन 5 साल पहले जो है वो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैंने मेकअप को कलेक्ट करना है। फिर मैंने जो है मेकअप कलेक्ट करना स्टार्ट किया और फिर मैंने अपने ऊपर, मैं ज़्यादा अपने ऊपर मेकअप करती हूँ। इवन मेरी जो क्लासेस होती हैं, यानी जो मेकअप आप कलेक्ट करती हैं वो खुद अपने ऊपर ही करती हैं? अपने ऊपर करती हूँ। और उसके अलावा जो है मेरा अपना ब्रांड है मेकअप का अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी होता है कि और फिर मेरे पास पूरी दुनिया के मेकअप की कलेक्शन मौजूद है। अच्छा। पूरे वर्ल्ड से जो है वो मैं मेकअप मंगवाती हूँ और फिर मैं उसकी कलेक्शन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है करने का। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये शौक तो बहुत महंगा तरीन शौक है और आज के दौर में अगर आप थोड़ा सा मेकअप खरीदने जाएं अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, तो इतना महंगा शौक कैसे पाल लिया आपने? देखिए, ये तो हर किसी की बात होती है। जैसे किसी को गाड़ियों का शौक होता है, किसी को घोड़े रखने का शौक होता है, उसी तरह से मुझे मेकअप का जो है वो कलेक्ट करने का शौक है। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है कि हाँ जी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट वही बात है कि जब कोई नई कलेक्शन वर्ल्ड में लॉन्च होती है तो बस मेरा होता है कि मैं खरीद बस आपने उस पर नजर रखी होती है कि कुछ आए और सबसे पहले मैं फौरन खरीद लेती बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नादिया, आपकी तरफ चलते हैं। जी बड़ा मुनफरिद काम है आपका, बहुत डिफरेंट। और अभी हम दिखा रहे थे जो आपके शूज थे बहुत ही जबरदस्त, आपने पहने भी हैं। किस तरह से ये सब चीजें आपने प्लान किया कि कुछ नया करना है? बचपन से कर तो रही हूँ ड्राइंग्स को मैं, और एडमिशन मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मास्टर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और ये हैंड पेंटेड थिंग्स का जो है ना, ये क्रेज़ डे बाय डे बढ़ता गया। कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ चलती हूँ, डिफरेंट चीज़ों को पेंट करना वॉल्स के साथ, फैब्रिक, शूज़, इवन पॉट्स, ये क्रेज़ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और अब मैं इन चीज़ों को करके फिर वेयर करके डिस्प्ले भी देती हूँ अपना प्रॉपर तरीके बहुत से। अच्छी चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आइडिया कहाँ से लेती हैं? मतलब शूज़ को पेंट करना एक डिफरेंट सा आइडिया था और बिल्कुल ही डिफरेंट, मार्केट में भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आजकल लोग यही चाहते हैं कि वो चीज़ हो जो किसी के पास ना हो। यस, ये पॉइंट होता है दिमाग में कि वो चीज़ करें कि जो किसी के पास ना हो, वो डिफरेंट क्या हो सकता है। अब मेरे काम को लोग कहते हैं कि इट्स यूनिक वर्क। जब यूनिक का वर्ड आ जाता है तो फिर बड़ा मजा आ जाता है। वो फिर चीज़ और बकअप हो जाती हूँ कि अब कुछ नया होना चाहिए, अब कुछ नया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, so we are doing अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा, खुद पे मेकअप करना कैसा लगता है? और डिफरेंट चीज़ें क्या खुद ही आप डिसाइड करती रहती हैं, ट्रेंड्स फॉलो करती हैं, या कुछ अपना नया करके दिखाना चाहती हैं? अच्छा, मेरा ये होता है कि जो लुक मैं एक दफ़ा करती हूँ मैं दोबारा रिपीट नहीं करती। अच्छा। और दूसरा ये होता है कि मैं अपने ऊपर, मुझे शौक बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं सुबह, मतलब मैं डेली एक दफ़ा तो ज़रूर तैयार होती हूँ। अच्छा। और उसमें ये होता है कि मैं कहते हैं कि जी मेकअप ज़्यादा करने से स्किन भी खराब हो जाती है। आपको लग रही है मेरी स्किन खराब? बिल्कुल खराब नहीं लग रही। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, केयर भी करती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा। और मेरी नाइट रूटीन भी बहुत अच्छी है स्किन की, और डे रूटीन भी। और असल चीज़ होती है जो हम क्लिनज करते हैं, जब हम मेकअप कर लेते हैं, जो उसको उतारना होता है ना, असल वो चीज़ होती है। अगर हम सही तरीके से मेकअप को रिमूव नहीं करेंगे ना तो आपकी स्किन खराब होएगी। अगर आप कोई भी अच्छी प्रोडक्ट लगाते हैं आपकी स्किन खराब होगी। उतारना ही असल तरीका है। पे आप बहुत जोर दे रही हैं कि अच्छी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, स्किन भी आपकी तभी अच्छी रहती है। मुझे कुछ ट्रेंड बताएं, वो लोग जो देख रहे हैं मेकअप के वो भी बहुत शौकीन हैं, आजकल मेकअप का ट्रेंड क्या चल रहा है? देखिए, जो मेकअप का ट्रेंड चल रहा है वो तो हर बंदे की आई फेस के ऊपर डिपेंड करता है। बस वाइट बेस इज नॉट इन, सो फेड कलर की जो बेस हम लगा लेते हैं ना वो इन नहीं है। टैन फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इन है, हाइलाइटर इज इन, बट वही बात है कि मैट फाउंडेशन और हाइलाइटर। ग्लो पाउडर्स बहुत ज़्यादा इन है, कि जो मैंने अभी एक इंट्रोड्यूस भी करवाया, ग्लो पाउडर्स हैं जो कि आपकी स्किन को, जो एक डल स्किन हो जाती है लोगों की और बहुत ज़्यादा वो अजीब सी, उसका बहुत ट्रेंड है। तो बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं लेस मेकअप की तरफ जाना चाहते हैं। लेस मेकअप में भी आप किस तरह से अपने मेकअप को मैनेज कर सकते हैं? क्या चीज़ें उसमें आपको ज़्यादा फोकस करनी पड़ती है? देखिए, लेस मेकअप में आप जब बात करते हैं, फाउंडेशन के अंदर आपने इल्यूमिनेटर मिक्स कर लेना है, लाइक फाउंडेशन को थोड़ा थिन करने के लिए, बट ये नहीं कि उसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना। इल्यूमिनेटर डालने उससे थोड़ा ग्लोइश जो है वो आ जाता है। फिर आजकल कोरियन जो है वो स्किन की क्रीम्स आई हुई हैं, और मेरा अपने भी उसकी है, कोरियन क्रीम्स हैं, वो लगाएं तो फील भी नहीं होता कि आपने कुछ लगाया हुआ है, और आपकी जो स्किन है ना वो नो मेकअप लुक की तरफ चली जाती है। लगता है जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, नादिया की तरफ जाना चाहूँगी। नादिया, मुझे ये बताइएगा, ड्रेसेस के आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं? आप जिस तरह हैंडमेड ड्रेसेस बना रही हैं, बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? ट्रेंड फॉलो करना चाहिए? आपके पास लोग आते भी होंगे, कुछ अपने आइडियाज भी देते हैं। बिल्कुल ऐसा है, दोनों चीज़ें होती हैं। मैं खुद भी सजेस्ट करती हूँ, लेकिन मैं सुनती भी हूँ कि क्लाइंट, आज इतनी अवेयरनेस है लोगों को माशाल्लाह अपने कलर्स
अवेयर्स अपने कपड़ों को लेके कि हर दूसरी बंदी, बच्चियां, गर्ल्स, ये सब अवेयरनेस है, वो चाहती हैं कि कुछ अच्छा और डिफरेंट लगना है। तो सजेशंस भी लिए जाते हैं और मैं खुद भी अपने कॉम्बिनेशंस जो है वो हम डिस्प्ले भी करते हैं, तो उन दोनों के साथ प्ले किया जाता है और वी आर डूइंग, मैं कर रही हूँ उस पर काम। कुछ मुझे बताइएगा, ये पेंट जो लोग अपने ड्रेसेस पे करा रहे हैं, ये बड़ा शौक होता है लोगों को, क्या ये देरपा भी होते हैं? ये बिल्कुल देरपा होते हैं। इसको ड्रेस को आप अपने कीमती ड्रेस को कैसे आप वॉशिंग मशीन तो नहीं करते ना, उसको नहीं करेंगे, अब तो ख्याल करेंगे, अब ड्राई क्लीनर्स वहाँ हैं, आप वहाँ भिजवाएं। मेरे पास मेरे 20 ईयर्स बैक वाली शर्ट्स भी मेरे पेंटेड पड़ी हुई है और मैं वो बिल्कुल दिखा सकती हूँ, क्योंकि पैनल्स 8 साल 10 साल 12 कितने चला लेंगे आप, कितना पहन लेंगे उसको, तो अब एंटीक पीस हो गए हैं मेरे, तो दे आर ओके। आप उसको यूज अच्छे तरीके से करें और आप इंजॉय करें उसको पहन के। हमें प्रॉपर लुक्स बता दें क्या होती हैं अच्छे ड्रेस के साथ, किन किन चीज़ों को आप प्रेफर करती हैं? किन किन चीज़ों को मैं अब जो कर रही हूँ, देख रही हूँ आपकी ज्वेलरी, आपकी अब ईच एंड एवरीथिंग जो आपने पहनी डिफरेंट है, ये सब चीजें आप देखती हैं, सबको ख्याल रखना। हाँ, जब एक प्रेजेंटेशन देनी होती है तो फिर मैं हर चीज़ का ख्याल करती हूँ। कॉम्बिनेशंस को देखना होता है कि आप कॉम्बिनेशन क्या करने जा रहे हैं, आपने गॉडी ना हो जाए वो चीज़ थोड़ा सा जरूर, अब ट्रेंड में जो चीज़ चल रही है ना कि उसको देखना पड़ता है। मुझे थिंग्स पसंद है, मे बी गॉडी थिंग्स में रिंग्स को बहुत बिग साइजेस होते हैं, मेरे हाथ से भी सम टाइम ये चीज़ें बड़ी, लेकिन आई लाइक इट, मैं पहनती हूँ। मैंने कहा था जी, शौक का कोई मोल नहीं होता। आयशा की तरफ मैं आना चाहूंगी। मेकअप के साथ साथ आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ड्रेसिंग का भी। नेल्स में आपके देख रही हूँ, आपने बड़ा अच्छा नेल्स पर जो है वो पेंट किया हुआ है, ये सब चीज़ें आप खुद ही करती हैं? एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को दिखा भी दें। बहुत जबरदस्त। मैं खुद फैन हूँ आयशा के मेकअप की, और मेकअप बहुत पसंद है मुझे मेकअप। हाँ जी, मैं खुद करती हूँ। अच्छा, ये नेल्स आपने टीम बनाई है? जी, मेरे पास बिल्कुल टीम है। एक लड़की है जो मेरे लिए नेल्स बनाती है। ये स्टिक ऑन नेल्स होते हैं, नेल पेंट नहीं होता, ये उतर भी सकते हैं और लग भी जाते हैं, यानी आपकी इसको लेके हिफाजत भी रहती है। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि बहुत ज्यादा इस बारे में मेरे से होता है कि जी आप कैसे लगा लेती हैं, फिर उतारती कैसे हैं, यू नो, लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बहुत हर चीज में कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। एंड देन अबायाज, आई लव अबाया, आई ऑल द टाइम आई वेयर अबाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका भी एक ये होता है कि जी आप अबाया कैसे पहनती हैं, फिर मेकअप करती हैं, फिर आप राइटर कैसे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना बड़ा वो एक हो जाता है कि जी कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा। चलिए जी, हमने अपने मेहमानों से आपको मिलवाया और दोनों का एक मुनफरिद अंदाज, मुनफरिद स्टाइल, और दोनों किस तरह से अपने शौक को अपने ऊपर ही लेकर चल रही हैं। आयशा हैं तो वो भी अपने ऊपर ही मेकअप करती हैं और अपने आप को सजा बनाकर जो है वो खुश भी रहती हैं। नादिया जो है वो भी ड्रेसेस खुद पहनती हैं अपने बनाए हुए, और इसी तरह से अपने काम को भी आगे लेके चल रही हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू आना, थैंक यू सो मच।